हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। मैं हूं निवेदिता सैनी और हम ले रहे हैं क्लास इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की। सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। हमने ऑलरेडी कुछ क्लासेस ले ली हैं। टुडे इज़ आवर 7th क्लास। पहले हम जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वो है एग्रीकल्चर एंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये दो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। ये पूरा ओवरव्यू है कि हमें इतने टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिक सोशल सर्विसेज, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे एजुकेशन को। तो एजुकेशन की आप लगभग मान लीजिए कि हमारी 3 से 4 क्लासेस जो है इसके ऊपर हो सकती हैं। आई एम कंसिडरिंग टू कवर इट अप विद इन 3 क्लासेस। उसके बाद हेल्थ की आपकी क्लासेस होगी, सो हेल्थ वुड बी कवर्ड विद इन 1 लेक्चर। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये 4 क्लासेस में पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें आज क्या क्या पढ़ना है। सो टुडे द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दे आर बेसिकली रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। ऑलराइट, जो एलिमेंट्री एजुकेशन हम जिसे कहते हैं ना, हम उन टॉपिक्स को आज कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन को। ऑलराइट, देखिए पहले हम स्कीम्स को शुरू करें उससे पहले एक बहुत बेसिक सा डेटा बताया गया है कि कितनी स्कूल्स है राजस्थान में। अब यहाँ पर जो डेटा है ये सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। तो कहा गया है कि सरकारी स्कूल जो कि प्राइमरी सेक्शन के लिए है, तो ऐसी कितनी स्कूल्स है हमारे यहाँ पर? वी हैव 29,001 स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी सी अपर प्राइमरी स्कूल्स कितनी है, तो वो लगभग 16,500 है। एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो लगभग 19,500 प्रेजेंट है स्टेट में। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक बहुत बेसिक सा डेटा दिया गया है। कहीं पर अगर मेंस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। हमें अप्रॉक्सीमेटली वर्ड का यूज़ करना है। आप अगर इन परफेक्ट फिगर्स को भी नहीं याद कर पाते, तो जैसे कि अभी मैंने इसको क्या कहा, लगभग 19,500। ठीक है, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब यही होता है कि उसके आसपास। तो इस तरीके से आप अपना डेटा जो है वो मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक बहुत छोटा सा एक टेबल दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 5 साल के एनरोलमेंट्स है गवर्नमेंट स्कूल के। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कितने तो इनरोलमेंट्स है स्कूल में और कितनी नंबर ऑफ टीचर्स है। ठीक है, 2 टेबल इसलिए हैं क्योंकि पहला सेक्शन जो है वो है प्राइमरी स्कूल्स के लिए, दूसरा सेक्शन है अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई आपसे स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए थे। हाँ, आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो एनरोलमेंट है वो बढ़ी है या कम हुई है। तो इस तरीके से आपसे कंपैरिजन फॉर्म में पूछा जा सकता है। कंपैरिजन कब से कब का दिया है? पिछले 5 सालों का दिया हुआ है। तो अगर एनरोलमेंट की बात करेंगे तो देखिए ओवरऑल तो बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं पिछले वाले फर्स्ट से बात करूं टर्म की 18-19 के कंपैरिजन में तो बढ़ा है, बट अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो 21-22 के कंपैरिजन में जो है वो एनरोलमेंट क्या हुआ है? घटा है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी स्कूल्स की। तो प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स में नंबर ऑफ एनरोलमेंट जो है पिछले साल की तुलना में घटा है। ओवरऑल देखा जाए अगर 5 साल के कंपैरिजन में तो बढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अपर प्राइमरी सेक्शन की बात करते हैं तो देखिए एनरोलमेंट कितना है, यहाँ पर भी लैक्स में क्वांटिटी दी हुई है। तो अगर मैं 18-19 के कंपैरिजन में देखूँ तो 2022-23 में एनरोलमेंट क्या था? इम्प्रूव हुआ था। ओके, द एनरोलमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, सो वी कैन से इट हैज़ इंक्रीज्ड। बट अगर मैं 21-22 के कंपैरिजन में बात करूँ तो एनरोलमेंट हैज़ डिक्रीज्ड, कि उतने एडमिशन्स इस बार नहीं हुए हैं। तो दोनों में ही, प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में, कंक्लूजन क्या है? नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर हैज़ डिक्रीज्ड, बट इन कंपैरिजन टू 18-19 इट हैज़ इंक्रीज्ड। दोनों में सेम कंक्लूजन है। नंबर्स याद नहीं करने, आपको सिर्फ कंक्लूजन याद रखना है कि कितना एनरोलमेंट बढ़ा है और कितना डिक्रीज हुआ है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द स्कीम्स। तो स्कीम्स में हम एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स कवर करने वाले हैं। सो ब्रेस योरसेल्व्स, क्योंकि इसमें लगभग जितनी मैंने काउंट की है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 स्कीम्स हमें कवर करनी है। कुछ स्कीम्स है जिसमें सिर्फ टाइटल्स है, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, और कुछ है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी रखनी होगी।
तो सबसे पहली स्कीम हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, तो नाम ही बता रहा है फ्री टेक्स्ट बुक्स देने वाले। क्या देने वाले? फ्री टेक्स्ट बुक्स। और ये कब से कब तक दी जाएगी? सो इट वुड बी गिवन फ्रॉम क्लास 1 to 8। तो जितनी भी सरकारी स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, जितनी भी सरकारी स्कूल्स है उनमें क्लास 1 to क्लास 8 के जो छात्र हैं उन्हें बुक्स दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कौन करेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेजमेंट? तो ये जितना भी स्कीम है ये रन की जा रही है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, ये जो बोर्ड है कहाँ लोकेटेड है? जयपुर में। ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर रहा है। तो इसमें हमें इतना ही समझना है कि क्लास 1 to 8 में क्या होगा। क्लास 1 to 8 में जो है टेक्स्ट बुक्स दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कीम क्या है। इट इज स्टूडेंट सेफ्टी एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। सो अगेन यहाँ पर भी सरकारी स्कूल के बच्चों की बात हो रही है। और क्या कंसर्न है यहाँ पे? कंसर्न है सेफ्टी एंड इंश्योरेंस को देखा गया है। तो ये भी मैं बता दूं कि पहले ये जो स्कीम थी ये अपने आप में एक अलग स्कीम थी, बट इन द बजट 22-23, ठीक है, 22-23 से क्या किया, इसको चिरंजीवी स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है। जो हमारी हेल्थ स्कीम थी जिसे हम कहते हैं राजस्थान चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसके अंदर इसे मर्ज कर लिया गया था। तो अब इसमें क्या है हम ये भी देखते हैं। तो जितने भी छात्र हैं किसमें, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8, ठीक है, कौन कौन कवर होगा इस इंश्योरेंस स्कीम में? जितने भी छात्र क्लास 1 से 8 में है उनकी बात हो रही है। इसी के साथ साथ जितने भी प्लस कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है, जितने भी इस स्कूल की छात्राएं हैं इनके अलावा कौन कौन इंक्लूड होगा? मेवात बालिका स्कूल। ठीक है, तो इन सभी को इंक्लूड किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम में। ठीक है, इन सभी के हेल्थ इंश्योरेंस को कवर किया जा रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्कीम में क्या क्या कवर किया जा रहा है? क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट्स को, कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है उनकी छात्राओं को, और मेवात बालिका स्कूल्स जो है उनकी छात्राओं को इसमें कवर किया जा रहा है। एंड साथ ही मैं ये बता दूं कि ये जो योजना है ये मर्ज हो चुकी है किसमें? तो राजस्थान चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो थी हमारी उसमें ये योजना अब मर्ज हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो दिस इज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप किन किन को प्रोवाइड करवाई जा रही है? तो ऐसे छात्र जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ लिमिटेड यहाँ तक नहीं है, आगे भी हम बढ़ के बात करेंगे SBC एंड DTNT। ठीक है, अब यहाँ पर इन कैटेगरीज के लिए ये जो स्कीम है ये अवेलेबल है, ये जो स्कॉलरशिप है वो सुविधा इनको दी जाती है। तो हम बाकी सारी चीज़ें तो पहचान गए, बट ये जो DTNT है दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट। काफ़ी सारे बच्चों ने हो सकता है इस टर्म को पहले नहीं सुना होगा, तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। DTNT इज बेसिकली डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। सो व्हाट आर डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स? कुछ ऐसे ट्राइब्स हुआ करती थी जिनको ब्रिटिशर्स ने अपने समय पर क्या कर दिया था, उन्हें नोटिफाई कर दिया गया था दैट दीज कम्युनिटीज, दीज ट्राइब्स, दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स। तो उनके ऊपर एक टैग लग चुका है, अगर वो DTNT से बिलोंग करते तो ऐसा माना जाता था कि ये पैदाइशी क्रिमिनल्स होते हैं, यानी कि उनका काम ही क्या है, चोरी करना, दूसरे तरीके के क्राइम्स करना, और उससे उनका गुजारा होता था। तो हर स्टेट जो है अपने अपने ट्राइब्स में से आइडेंटिफाई करके डी नोटिफाइड ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज करते थे। एंड वी हैव अ लिस्ट। तो ये राजस्थान की लिस्ट है, उन्हीं की वेबसाइट से ली गई है। कहाँ से ली है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से मैंने ये पर्टिकुलर ट्राइब्स का कंटेंट लिया है। PDF में आप इसको क्लियरली पढ़ सकेंगे। तो किन्हें नोटिफाई किया गया है? तो देखिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स कितनी है? टोटल 9 है राजस्थान में। ठीक है,
एक बार बस इसको देख लीजिएगा, ऐसा कुछ डायरेक्टली आपसे पूछा तो जाने नहीं वाला। जैसे कि सबसे पॉपुलर क्वेश्चन तो यही आता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में से कि राजस्थान में कितनी ट्राइब्स है जो पीवीटीजी के अंडर आती है। तो डीटीएनटी से आजकल क्वेश्चंस नहीं आते, बट मेरा मानना ये रहता है कि हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो एक बार इस पे बस आप नज़र देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ट्राइब्स इंक्लूडेड है। नोमैडिक ट्राइब्स की अगर बात करें तो नोमैडिक ट्राइब्स टोटल राजस्थान में 10 है। और हम किन्हें कहते हैं नोमैडिक ट्राइब्स? ऐसी ट्राइब्स जिनका पर्टिकुलर कोई एक स्थान नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। वो सेटल डाउन नहीं करते हैं, वो टेम्पररी अपने जितने भी घर होते हैं वो बनाते हैं एंड देन दे मूव ऑन टू सम अदर प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क। दोज आर द नोमैडिक ट्राइब्स। इसी तरीके से कुछ सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का क्लासिफिकेशन है, वो भी कितने हैं हमारे यहाँ पर? दीज आर टोटल 12। ऑलराइट, सो लुक दिस डेटा वंस। बहुत ज़्यादा भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा आप। नेक्स्ट वी हैव चीफ मिनिस्टर संबल योजना फॉर विडो और अबंडेंट वुमन। तो इस योजना के अंदर जो है वो 2023-24 के लिए कितना बजट दिया गया था? 40 लाख का बजट दिया गया था, ठीक है, कि आप 40 लाख अमाउंट जो है 40 लैक्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्या है इस योजना में कि जितनी भी ऐसी वुमेन्स है जो या तो विडो है या अबंडेंट है, अबंडेंट यानी कि उनका जो हस्बैंड है वो किसी रीज़न से छोड़कर कहीं और चला गया है बिना बताए। जैसे बहुत ज़्यादा तो ये अबेंडन के केसेस जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि शादी कर ली जाती है, बाद में दे मूव ऑन, जितना भी उनको मिला था शादी में जो अमाउंट डॉरी के रूप में मिला गया था या जो सोना मिला था, फिर वो पर्सन उसे लेकर कहीं और चला जाता है, मोस्टली आउट ऑफ इंडिया वो चले जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबेंडनमेंट। ओके, सो द वुमेन हु आर अबेंडेंड और दे आर विडो, तो दे किस पर्पज़ के लिए रहे? दैट इज़ फॉर देयर एजुकेशन। बट एजुकेशन के लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है। सो देयर इज़ अ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स। क्या है? 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे DLED क्योंकि ये डिप्लोमा किस में है? सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। द डिप्लोमा इज फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो 2 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम अगर इन्हें करना है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, बेसिकली वो टीचर बन सकते हैं। तो इसके लिए अगर वो ये कोर्स करना चाहते हैं सो दे कैन अप्लाई। तो टोटल इस बजट में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी औरतों को ये स्कीम का फ़ायदा हुआ था? सो देयर वेर 410 वुमेन्स हु वेर बेनिफिटेड। तो अगर आप देख सकते हो, अगर 410 वुमेन्स है और उनको कितना अमाउंट देना होता है? दे हैव टू पे 9,000 रुपीज़, ठीक है। जो उनकी फ़ीस है वो कितनी है? 9,000 रुपीज़ है। बट वो फीस क्या होती है? उन्हें रीइम्बर्स हो जाती है सरकार के द्वारा। तो ये बजट किसके लिए था? इसी रीइम्बर्समेंट के लिए था कि जो ये फीस है वो आपको रिटर्न मिल जाती है, ठीक है। तो इसी से हमें ये भी पता चलता है कि अगर 410 महिलाओं को मिला और इतनी उनकी फ़ीस थी, सो इट वॉज समवेयर अराउंड 36.90 लाख। तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट हमारे पास बचा था, हम और वुमेंस की जो है हेल्प कर सकते थे। तो यहाँ से कंक्लूजन है, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि ये स्कीम किसके लिए है। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर विडो एंड अबंडेंट वुमेन। स्कीम में क्या है कि ये कोर्स कर सकती है 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, किस में है? एलिमेंट्री एजुकेशन में। उसे बोला जाता है DLED। ओके, एंड इन्हें क्या करना है इसके लिए? फर्स्ट दे हैव टू पे द फीस 9,000 रुपीज़ एंड व्हेन दे अप्लाई फॉर दिस स्कीम तो उन्हें जो ये अमाउंट है वो रीइम्बर्स हो जाता है। तो बेसिकली उन्हें कोई खर्चा नहीं करना है एंड दे कैन गेट अ डिप्लोमा डिग्री बिकॉज ऑफ विच दे विल बी एबल टू गेट अ जॉब। ओके, आगे देखते हैं क्या है। दिस इज भामाशाह सम्मान समारोह, ठीक है। अब ये जो भामाशाह सम्मान समारोह है ये किसके लिए है? This is not for students, this is not for teachers. This particular scheme is to motivate donors. किसके लिए है ये? डोनर्स के लिए है कि कुछ ऐसे डोनर्स को हम मोटिवेट करें, ठीक है, कि आप कंट्रीब्यूशन करिए एंड यू विल गेट अवार्ड्स एंड यू विल बी फैसिलिटेड फॉर दैट,
ठीक है। तो जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, जिस फील्ड में आपने कंट्रीब्यूशन किया है, मोस्टली ये कहाँ किया जाता है कंट्रीब्यूशन, या तो किसी एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए होगा, को एजुकेशनल एक्टिविटी, या मे बी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है। इसमें डेटा भी दिया गया था आपको कि कितने लोगों को फैसिलिटेट किया गया, कितने लोगों को अवार्ड्स दिया, जो सम्मान है वो दिया गया था, बट वो डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। तो जितनी भी सरकारी स्कूल्स है, जितने भी छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शंस के लिए कुछ ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हेल्थ कैंप कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है। हेल्थ कैंप है कौन ऑर्गेनाइज करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है, दे कोऑर्डिनेट फॉर दिस। इसमें साथ में ये भी होता है, देखिए हेल्थ चेकअप में आप क्या क्या देखते हो, तो आपने देखा होगा कि इवन प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी ये चीज़ अप्लीकेबल है कि वहाँ पर भी हेल्थ चेकअप होता है। दे कॉल द डॉक्टर्स, दे सी द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बेसिकली देखा जाता है कि जो हाइट है वो वेट के प्रोपोर्शन में मैच हो रही है या नहीं, एंड साथ ही में ये भी देखा जाता है कि जो हाइट एंड वेट है वो उस बच्चे के एज के अकॉर्डिंग है या नहीं। उससे हमें एक ओवरऑल पता लग जाता है कि आइदर द किड इज़ माल नरिश्ड और मे बी द किड इज़ ओवर नरिश्ड, ओके। अगर ओबेसिटी है तो हमें वो भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है इन बेसिक चेकअप्स से। इसके अलावा सेपरेटली अनीमिया को भी टारगेट करने के लिए स्कीम्स होती है, वो भी इसी के अंडर आएगी। तो अनीमिया को टारगेट करने के लिए क्या है कि जो 10 से 19 साल की जितनी भी ऐसी छात्राएं हैं उनको आयरन की टैबलेट्स प्रोवाइड करवाई जाती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देते हैं, एंड जितनी ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होती है जो या तो गवर्नमेंट फंडेड है या वो एफिलिएटेड है किसी ना किसी तरीके से, तो उन्हें भी ये जो टैबलेट्स है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो हफ्ते में एक बार उन छात्राओं को ये टैबलेट लेनी होती है। दिस इज़ फॉर देयर आयरन डेफिशिएंसी, कि जिससे हम अनीमिया को टैकल कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वे में एक चीज़ मेंशन नहीं की गई है, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्योंकि वो भी हेल्थ के अंडर ही आता है। एवरी ईयर देयर इज़ अ डीवॉर्मिंग प्रोग्राम। इन फैक्ट इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। तो साल में 2 बार जो है डीवर्मिंग प्रोग्राम होता है। डीवर्मिंग प्रोग्राम क्या होता है कि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पेट में ऐसे कीड़े हो, बट यूजुअली बच्चों में ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो बाहर से आते हैं और मे बी उनका हाइजीन प्रॉपर ना हो, या वो कहीं से कुछ खा के आ गए और उन्होंने उससे पहले हैंड वॉश नहीं किया था। तो इन सब कारणों से क्या हो जाता है कि पेट में जो है कीड़े पड़ जाते हैं। इवेंचुअली वो कीड़े अगर बड़े होने लगते हैं तो वो न्यूट्रिशन जो है वो कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ जो है इन कारणों से रुक जाती है। तो इसीलिए डीवर्मिंग प्रोग्राम है उसे भी स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर बच्चों को स्कूल में ही 2 टैबलेट्स दी जाती हैं। सो दे हैव टू टेक दैट टैबलेट ट्वाइस अ ईयर। 2 बार आता है, पर्टिकुलरली डे भी इसके लिए अलॉटेड है, तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं। Let us see next scheme is Bal Vatika. This is actually not a scheme. This is an effort made to in the field of education. तो बाल वाटिकाएँ क्या होती है, जिसे हम कहते हैं प्री प्राइमरी, या आपने सुना होगा कि हम नर्सरीज कहते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे देखी होगी, प्ले स्कूल्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्ले स्कूल। सो बेसिकली इनका बाल वाटिका का टारगेट क्या होता है कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए रेडी करना। अब रेडी से क्या मतलब है, देखिए गांव में अक्सर क्या होता है, गांव में भी नहीं, इवन इन अर्बन एरियाज़ के जो लोग गांव से आए हैं, या फिर अर्बन एरियाज़ की भी अगर हम बात करें, तो राजस्थान में ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है कि जल्दी से बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। इवन 3 साल या 4 साल के बच्चे के लिए वो सोचते हैं कि अभी स्कूल क्यों भेजना। मोस्टली द ग्रैंड पेरेंट्स दे से, उनका एक पर्टिकुलर कमेंट है कि बच्चे को अभी से स्कूल भेज दिया तो वो माड़ा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द वर्ड दैट दे यूज़।
सो दे मीन टू सेज कि अभी से अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो उस पर लोड पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बुक्स कैरी करनी होगी, उसके ऊपर स्ट्रेस बिल्डअप होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है उनके अकॉर्डिंग स्कूल्स में। तो जब इतना ज़्यादा बच्चे को एक साथ देखने को मिलेगा, सो दे थिंक कि कहीं बच्चे की जो ग्रोथ है वो ना रुक जाए, सो दैट इज़ देयर कंसर्न। तो जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा कि 2020 में आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, उसके अंडर भी यही कहा गया है कि वी हैव टू डेवलप अ प्री प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें कुछ उसकी ज़रूरत है डेवलप करने की। एंड वाई डू वी नीड दैट? सो दैट द चिल्ड्रन दैट आर बिटवीन द एज ऑफ 4 to 6 ईयर्स, ठीक है, जो 4 से 6 साल के बच्चे हैं, वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए कि हाँ हमें स्कूल जाना है, वहाँ पढ़ाई करनी है। और एक जो बोलते हैं कि बेसिक लिटरेसी होती है, ठीक है, जो बहुत बेसिक हम जिन्हें मानते हैं कि शब्दों को आइडेंटिफाई कर लेना। इनफैक्ट शब्द तो यहाँ तक बहुत कम आते हैं, आपको सिर्फ लेटर्स जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और कभी अगर आप प्ले स्कूल विजिट करेंगे तो इनका टारगेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिखवाना नहीं चाहते, दे डोंट वांट, आपको होमवर्क्स नहीं दिया जाता है कि इतने पेजेस करके लाओ घर से, ठीक है। प्ले स्कूल्स में क्या होता है, बहुत ही फन तरीके से गेम्स खेलते खेलते एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। प्लस देयर मेन कंसर्न इज़ टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। तो वो आपको जितने भी ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं, तो उनको कन्वर्जेशन भी सिखाया जाता है, आगे उनकी वोकैबलरी जो होती है, जो उनका शब्दकोश होता है, उसे भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो इन सभी टारगेट्स के लिए कहा गया है कि बाल वाटिका का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब तक कितने आइडेंटिफिकेशन हुए हैं? फेज़ 1 में अगर हम देखें तो 1090 स्कूल्स का 1090 स्कूल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, गवर्नमेंट स्कूल्स, कि जिनका आंगनवाड़ी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो दे हैव टारगेटेड कि जितनी भी ऐसी स्कूल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पर बाल वाटिकाएँ इस्टेब्लिश की जाए, ठीक है। तो बाल वाटिका कुछ तो ऐसी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल की, प्राइमरी स्कूल के कैंपस में ही रन की जाएगी, और कुछ बाल वाटिकाएँ हो सकते हैं सेपरेटली भी अलग से इस्टेब्लिश की जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंडर क्या हुआ था? सो 30 मार्च, सभी इस डेट से वाकिफ हो गए। 30 मार्च को क्या था? तो 30 मार्च 2024 को हमने कुछ ऑर्गेनाइज किया था स्कूल्स में, बिकॉज इट वाज राजस्थान डे। राजस्थान डे यानी कि इस दिन राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। 2024 की बात नहीं हो रही, 30 मार्च की बात हो रही है। तो 30 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ राजस्थान डे। तो स्कूल्स में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे कि जहाँ पर बच्चों को राजस्थान के कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताया गया, उनके कल्चर के बारे में, यहाँ के जितने भी वीर योद्धा रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई थी। राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, यहाँ का नृत्य, यहाँ के संगीत, यहाँ की बोलियों के बारे में भी चर्चा की गई थी। इनफैक्ट राजस्थान डे पर काफ़ी ज़्यादा हमने कोशिश की थी कि स्कूल लेवल पर ही नहीं, इवन कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज किए गए थे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, जहाँ पे कहा गया था कि राजस्थानी को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में इंक्लूड कर देना चाहिए। तो इसके लिए भी एक अपील की गई थी। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लैब स्कूल। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जहाँ पर ये कहा गया है कि 3 मॉडल एंड 3 एक्सीलेंट स्कूल, क्या कहा गया है कि 3 मॉडल स्कूल्स एंड 3 एक्सीलेंट स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा? हर डिस्ट्रिक्ट में से क्या होगा? 3 मॉडल स्कूल्स को लेंगे और 3 एक्सीलेंट स्कूल्स को लेंगे, एंड इट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव DIET डाइट, आप इसको कह सकते हैं। वो इसका सिलेक्शन करेगी, आइडेंटिफाई करेगी इन स्कूल्स को, एंड देन स्कूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लैब स्कूल्स। तो लैब स्कूल्स क्या होगी? इन्हें डेवलप किया जाएगा in the form of center of excellence. So presently 600 schools, efforts क्या है कि अभी जो एट प्रेजेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो ये है
कि 600 ऐसी स्कूल्स हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है सो दैट दे बिकम लैब स्कूल्स। अब ये लैब स्कूल्स होती क्या हैं? तो ऐसी स्कूल्स जहाँ पर एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा लेबोरेटरीज़ के लिए, बेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इनकी जो लैब्स है वो डेवलप की जाएगी सो दैट स्टूडेंट दे कैन गो देयर एंड एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएट सम न्यू अदर इनोवेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या है। दिस इज़ नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। तो ये सर्वे जो है ये 2021 का है, यानी कि ये पुराना है। नहीं भी इसको पढ़ोगे तो चलेगा बिकॉज अभी जो चल रहा है 2024 है, तो ये टॉपिक भी पुराना हो चुका है, बट क्योंकि सर्वे में मेंशन था तो मुझे लगा आपको एक बार ये बता देना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्वे जो है वो किसने कंडक्ट किया था? NCERT दिल्ली ने किया है कंडक्ट। NCERT दिल्ली ने इस सर्वे को कंडक्ट किया। सो दिस सर्वे वाज कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया। सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ था, सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ था, पूरे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी स्टेट्स में इसे कंडक्ट किया गया था। पर्पस क्या था? दे वांटेड टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्या क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है एजुकेशन की। तो उनका कुछ क्राइटेरिया था, बट हमें तो ये समझना है कि राजस्थान का इसमें क्या स्कोर आया। तो जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि राजस्थान की क्लास 3rd, 5th और 8th, ये 3 ऐसी क्लासेस है जिसका स्कोर इंडिया के ओवरऑल स्कोर से भी ज़्यादा था। ठीक है, तो ऐसी 3 क्लासेस है राजस्थान में। कौन कौन सी है? क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8, जिनका स्कोर क्या था? इंडिया के ओवरऑल स्कोर से ज़्यादा था। बट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग बिकॉज सिर्फ 3 क्लासेस की बात हो रही है। अगर हम देखें तो 1st to 12th 12 में से सिर्फ 3, तो ओवरऑल तो अगर हम कंपेयर करेंगे यानी कि स्कोर कम ही रहा है इंडिया से। सो वी नीड टू इम्प्रूव इन द एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट वी विल सी इट इज़ समग्र शिक्षा। ना समग्र शिक्षा अभियान ये जो है एक नेशनल फ्लैगशिप स्कीम है। तो ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए स्कीम है। इसके कुछ उद्देश्य है, कुछ टारगेट है, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू ब्रिज द गैप। ठीक है, तो किस गैप की बात हो रही है यहाँ पर? स्कूल एजुकेशन में जो सोशल एंड जेंडर गैप है, तो सोशल गैप की तो हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी ज़्यादा पढ़ाई कर रही है और बाकी जो है वो पीछे रह रहे हैं। और जेंडर गैप की तो आप बात समझ ही चुके होंगे कि फीमेल्स जो है कि एनरोलमेंट जो हो रहा है वो लड़कियों का कम हो रहा है। इसी के लिए हमने ऐसी बहुत सारी नेशनल लेवल पे भी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये भी है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, कि जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जा रही है क्या वो उनके कभी काम में आने वाली है फ्यूचर में। तो ये क्वालिटी एजुकेशन की भी बात जो है वहाँ पर रखी गई है, कि ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ कि सबको इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल ट्रीटमेंट। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ऑल द स्कूल्स शुड हैव सम मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कुछ उनके ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जो हर स्कूल में होना ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम इज़ कि हर स्कूल में एटलीस्ट एक टॉयलेट होना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेटली। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ टॉयलेट्स होने चाहिए। सो दिस सच प्रोविजंस दे हैव बीन डेवलप्ड। तो ऐसे हमने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है उन्हें सेट किया है कि हर स्कूल में एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ कहा गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग को भी स्कूल में ही प्रमोट करना है, एंड वी हैव टू ऑल्सो प्रमोट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। अभी ओलंपिक्स ख़त्म हुए हैं रिसेंटली एंड सबका यही कहना है कि भारत के बस इतने से मेडल्स आए हैं, गोल्ड क्यों नहीं आया। तो गोल्ड कहाँ से आएगा? आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। स्कूल लेवल पे आप प्रमोशंस करिए। आप जब बच्चों को बचपन से ही ये बात सिखाएंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं। कई बार ये होता है कि जो फिज़िकल एजुकेशन की फैकल्टी है उन्हीं से अगर कोई छात्र पूछ ले कि ये क्या होता है या इस स्पोर्ट में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ, इसके लिए क्या स्टेप्स है, मुझे क्या करना चाहिए, एंड फिजिकल एजुकेटर के पास कोई आंसर नहीं होता है। सो इवन दे नीड टू अपडेट देमसेल्व्स। ठीक है, उनको भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है कि अगर किसी छात्र ने इस तरीके से कोई क्यूरियोसिटी दिखाई है तो मुझे उसको कुछ ना कुछ तो जवाब देना है कि बेटा जो ऐसे सेंटर्स है वो डेवलप किए जा रहे हैं। पिछले सर्वे में हमने इस चीज़ को स्टडी किया था कि हर स्पोर्ट्स के लिए
पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं. सो वी कैन गाइड देम. जो एजुकेटर है वो क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट को गाइडेंस दे सकता है कि आपके लिए ये वाला पर्टिकुलर सेंटर बहुत अच्छा रहेगा. सो मे बी यू कैन मूव देयर एंड अचीव योर टारगेट्स. एक ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये भी है कि जो RTE होता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत जितनी भी उसमें प्रोविजंस है, उसको अप्लाई करने में जो सेंटर है वो स्टेट्स की मदद करता है समग्र शिक्षा अभियान के अंडर. ठीक है. यहाँ पर अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 60:40 इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, जहाँ पे 60% कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सेंटर, एंड 40% वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट. स्कीम कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो यहाँ पर स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्टेट एजुकेशन. ठीक है, ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे. आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की तरफ. दिस इज राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. तो जो एक्ट है वो आया था 2009 में. हमने इसे राजस्थान में लागू किया था 2010 से. ठीक है. इफ़ यू वांट टू बी स्पेसिफिक यू कैन से इट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम April 1st 2010. ओके. तो यहीं पर लग रहा है मजाक हो गया सबके साथ में, क्योंकि 1 अप्रैल को ही इसे इम्प्लीमेंट किया गया था. सो नो, दिस इज़ नॉट अ जोक. बट यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि प्रोविजंस तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं. देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर ये कहा गया है कि 25% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड रहेगी. ठीक है. कितनी रहेगी, 25% जो सीट्स है वो प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्व्ड रहेगी. किन के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के ये है, या फिर वो किसी डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये अवेलेबल रहेगा. इसमें जो इनकम लिमिट थी अंडर सेक्शन 12C, ठीक है, अंडर सेक्शन 12C जो इनकम लिमिट थी वो 2020-21 में जो है बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दी गई थी. उससे पहले क्या थी, इनकम लिमिट 1 लाख रुपीज़ थी. यानी कि उससे पहले कौन अप्लाई कर सकता था, ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वो इसके लिए अप्लाई करते थे. बट अब इसका प्रोविज़न क्या हो गया है, ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, वो इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं. यूजुअली ऐसा होता है कि एक लॉटरी सिस्टम होता है कि आप अप्लाई करते हो एंड रेंडमली आपका नेम सिलेक्ट होता है कि कौन कौन है जो इसके अंडर एलिजिबल है, एंड दे हैव टू फिल आउट द डॉक्यूमेंट्स. जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए हैं वो उन्हें सबमिट करने होते हैं, एंड देन देयर चाइल्ड कैन स्टडी इन द पर्टिकुलर स्कूल. बट आपने देखा होगा जो इस एकेडमिक ईयर में भी है, काफ़ी सारी ऐसी बड़ी बड़ी स्कूल्स का नाम आया था कि जिन्होंने इसे फुलफिल नहीं किया था. सो दे वर नॉट गिविंग एडमिशन्स अंडर RTE. उनके भी कुछ रीजंस थे जो उन्होंने स्पेसिफाई किए, बट देन एन ऑर्डर वॉज इशूड कि उन्हें ये प्रोविजंस फॉलो ही करने होंगे. सो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड अलॉटिंग दिस सीट्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू फ्री एजुकेशन. नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या कहा गया है कि फ्री यूनिफॉर्म के लिए फैब्रिक दिया जाएगा, जो कपड़ा होता है सिलवाने के लिए वो दिया जाएगा छात्रों को. किस किस को दिया जाएगा, सो अगेन इट वुड बी फ्रॉम क्लास 1 to 8. ठीक है, क्लास 1 to 8 के छात्राओं को दिया जाएगा ये अमाउंट. एंड इसके लिए ये भी कहा गया है कि हर स्टूडेंट को 200 रुपये जो है सिलाई के लिए भी दिए जाएंगे. कितने दिए जाएंगे, 200 रुपये दिए जाएंगे यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए, स्टिचिंग के लिए, क्योंकि फैब्रिक दिया है ना आपको तो फ्री में, तो उसको स्टिच भी करवाना होगा तो उसके चार्जेस तो टेलर लेगा, तो वो भी स्टूडेंट को दिया जा रहा है. कितना, 200 रुपीज़ पर स्टूडेंट. स्कीम कब अनाउंस हुई थी, सो इट वॉज अनाउंस्ड इन द बजट 2023-24. ठीक है, पिछले साल के बजट में ये अनाउंसमेंट की गई थी. यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो स्कीम है वो किसके लिए है, ऐसे छात्रों के लिए जो बिलोंग करते हैं SC, ST या BPL कैटेगरी से. ठीक है,
तो अब ये तो इनकी बात हो गई, बट ऐसे भी तो बच्चे हैं ना कि जो जनरल से ओबीसी से बिलोंग करते हैं, बट हो सकता है कि उनके पास भी इतना अमाउंट ना हो। तो ऐसे छात्र जो जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनके यूनिफॉर्म के लिए भी देंगे, बट यहाँ पर कौन देगा? राज्य सरकार देगी। ये जो अमाउंट दे रहा था ना, ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था इन बच्चों के लिए? दिस अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर इनको दे रहा था और फिर राज्य सरकार ने डिसाइड किया गया कि जो इस कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं, जो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उन्हें कौन देगा? राज्य सरकार उन्हें पैसे देगी इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं क्या स्कीम है। सो दिस इज इनिशिएटिव्स टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स डिस्कस किए जाएंगे। ये आपका डायरेक्टली मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो है या फिर कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो यू कैन राइट ऑल द पॉइंट्स दैट हैव बीन मेंशन। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या रहेगा कि 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड दे आर ऑपरेशनल, दे आर फंक्शनल। तो 316 जो है वो ऑपरेशनल है, अभी चल रही हैं, ठीक है। इतनी एस्टैब्लिश की गई है और इतनी ही अभी रन कर रही हैं। तो ये जो बालिका विद्यालय है ये कब एस्टैब्लिश हुए थे? दे वर इन 2004 2005। क्या है ये? दीज आर बेसिकली रेसिडेंशियल स्कूल्स, जहाँ पर छात्राएं जो है वहीं पर स्कूल के हॉस्टल में ही रहती हैं और स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। किन के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध है? सो दिस इज़ फ्रॉम क्लास 6th to 12th। उससे पहले ये स्कूल अवेलेबल नहीं है, रेसिडेंशियल स्कूल। तो आप जब क्लास 6th में आते हैं, कोई भी छात्रा जो है फिर वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो शारदा विद्यालय हुआ करते थे, तो जो शारदा विद्यालय थे उन्हें भी इसी में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। शारदा विद्यालय थे उन्हें भी इसी स्कूल्स में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। अब इनका एक ऑब्जेक्टिव भी है, इन स्कूल्स का एक ये टारगेट है कि प्रायोरिटी किसे देते हैं? ऐसी छात्राओं को जो किसी रीज़न से बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी थी या जिन्होंने कभी एनरोल ही नहीं किया था, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने एनरोल ही नहीं किया एंड वो डायरेक्टली क्लास 6th में, क्योंकि उनकी एज जो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्लास 6th में होना चाहिए था, तो ऐसे छात्राओं के लिए गैप बिल्डिंग, कुछ ब्रिजिंग कोर्सेज डेवलप किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ब्रिजिंग कोर्सेज। तो ब्रिजिंग कोर्सेज का क्या काम होता है कि जो एक गैप आ चुका है इनकी एक्चुअल लेवल ऑफ एजुकेशन में, कि रियली में वो कहाँ स्टैंड करते हैं और उन्हें किस लेवल पर होना चाहिए, तो इन दोनों को एक ही जगह लाने के लिए, उन्हें सेम प्लेटफॉर्म देने के लिए ऐसे कुछ ब्रिजिंग कोर्सेज भी है जो इस स्कूल्स में चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात की है किसकी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। इसके अलावा क्या कहा गया है? साथ ही में एस्टैब्लिश किए गए हैं 10 मेवात बालिका विद्यालय, ठीक है। ये ऑपरेशनल है। कितनी है? 10 मेवात बालिका विद्यालय। तो ये जो पर्टिकुलर विद्यालय है इनकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। एंड इनका टारगेट क्या था, किस एरिया के लिए था? सो दैट वाज स्पेशली फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। ऐसे एरियाज जो एजुकेशन वाइज बहुत ज़्यादा पीछे है उनके लिए था। एंड दिस इज़ फॉर क्लास 6th to 8th। ये भी एक तरीके से रेसिडेंशियल स्कूल ही है। तो ये कहाँ पे है? मेवात रीजन। मेवात रीजन हम किसे कहते हैं? अलवर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है दैट इज़ मेवात रीजन। तो ये स्कूल्स भी कहाँ पे एस्टैब्लिश है? अलवर में। किसके लिए है? स्पेशली एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज जो हैं उनके लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव्स है जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए लिए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि एजुकेशन की तो बात कर ली, अब एम्पावरमेंट प्रोग्राम क्या है किसके लिए? अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। तो अडोलेसेंट आप किसको कहते हैं? द टीन एज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि 12 वर्ष से लेके 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है अडोलेसेंट ग्रुप। तो इस ग्रुप के अंदर ये कहा गया है कि इनके एम्पावरमेंट के लिए बजट दिया गया है इतने लाख का। हाउ मच इट इज़? 788.64 लाख रुपीज़ हैव बीन अलॉटेड
और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये जो अमाउंट दिया है इस अमाउंट से करते क्या है, तो थोड़ी सी हम इस पे अब चर्चा करते हैं। सो द फर्स्ट स्कीम इज एकेडमिक किशोरी मेला। ठीक है, एकेडमिक है यहाँ पर, ये मेला है, मेला इज़ अ फेयर। कैसा फेयर है? दिस इज़ एकेडमिक फेयर। तो एकेडमिक फेयर्स में क्या होगा कि मैथ और साइंस के ये मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहाँ पर ऐसे स्टॉल्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू मैथ एंड साइंस। यहीं पर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें आप compete कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हैं, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं, 3D मॉडल्स भी होते हैं। अपने समय पर जब मैं छात्रा थी क्लास 11th में, तब मैंने भी पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में, एंड वी ऑल डिज़ाइंड एन अर्थक्वेक अलार्म का एक पूरा हमने मॉडल डिज़ाइन किया था। बहुत सारी स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स, एक पर्टिकुलर सेंटर बनाया जाता है किसी एक स्कूल को, और वहीं पर जितने भी अलग अलग स्कूल के पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं और अपने डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। तो वहाँ पर उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आइदर देयर आर कॉम्पिटिशन्स या फिर वो एक सिर्फ एक कैजुअल एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है सो दैट यू कैन शोकेस योर टैलेंट, योर इनोवेशंस। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड दीज आर कंडक्टेड ऑन सम स्पेसिफिक डेज। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सर्वे में मेंशन है, इसके पूछे जाने की संभावना है, प्री में आपसे पूछा जा सकता है। सो देयर इज़ अ डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो ये कब सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें डेट पता होनी चाहिए। सो इट इज़ ऑन 11th अक्टूबर। ठीक है, 11th अक्टूबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसी तरीके से एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। सो व्हेन इज़ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? दिस इज़ ऑन 24 जनवरी। इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन प्री में आ सकता है कि ये कब सेलिब्रेट होता है। ऑप्शंस आपको 4 दे देगी, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया कि किशोरी मेले में क्या हो रहा है, फोकस है साइंस पे और मैथमेटिक्स पे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मीना राजू एंड गार्गी मंच। अब ये चीज़ जो है वो मैंने पिछले सर्वे में नहीं देखी थी, इसलिए इस बार इम्पॉर्टेंट भी होगी एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी कवर करती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इस स्कीम का एक बैकग्राउंड भी देती हूँ कि ये नाम क्या है, मीना राजू। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो रियली अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था, तो यूनिसेफ बांग्लादेश जो है वहाँ पे 2 लोगों ने इस कंसेप्ट को जनरेट किया था बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, एंड टारगेट कौन थे? बच्चों के पेरेंट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या टारगेट है कि देखा गया था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एजुकेशन में गर्ल्स को क्या फेस करने को मिल रही है। सो दे आइडेंटिफाइड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, ये अभी का नहीं है, दिस कंसेप्ट ऑफ मीना इट इज़ फ्रॉम 1990। देखिए कितना पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, तो तब से पहले तो आइडेंटिफिकेशन किया गया कि लड़कियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, उसे कैसे टैकल किया जा सकता है, कि हम अवेयरनेस जनरेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देन दे ऑल्सो आइडेंटिफाइड कि जैसे देखिए ये है मीना, ये जो लड़की है ये मीना है, इसका फेस है। ठीक है, एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है। सो इन्होंने ये भी रिसर्च की कि हमें इस कैरेक्टर को नाम क्या देना चाहिए, एंड दे एसोसिएटेड कि जो मीना शब्द है, क्योंकि ये काफ़ी सारे जो छात्राएं हैं वो इसे रिलेट कर सकती है साउथ एशिया में एंड एशिया में। तो ये चीज़ें जब उन्होंने आइडेंटिफाई की, एंड बांग्लादेश की लैंग्वेज में भी मीना का एक पर्टिकुलर अर्थ होता है जिसे वो कंसीडर करते हैं अपलिफ्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा रिलेट हो रहा है और वो खुद से भी जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है वो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इस कैरेक्टर से। तो सबसे पहले तो इस तरीके से इसका नाम चूज़ किया गया। फिर आप देखिए इनकी जो ड्रेसिंग है, किस तरीके के इन्होंने कपड़े पहने हैं, तो इसको भी बहुत सोच समझकर सिलेक्ट किया गया है कि कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग की जाए कि जो एक रूरल बैकग्राउंड से आने वाली छात्रा है उससे भी रिलेट कर सके, और एक जो अर्बन एटमॉस्फेयर में रहती है छात्रा उससे भी रिलेट कर सके। साथ ही में जो रीजन्स है, ये नहीं चाहते थे कि हम अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कैरेक्टर बनाएं, तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हुआ है इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है। ठीक है, तो अब इसका ये क्यों बनाया गया था, अब उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया और इसकी मदद से, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की मदद से कुछ ऐसी बहुत सारे मैगजीन्स रिलीज़ होती है, कुछ बुकलेट्स रिलीज़ होते हैं। जैसे कि ये क्या है, लड़का ही होगा, एक पर्टिकुलर बुकलेट थी। एंड नेक्स्ट इज क्या मीना को स्कूल छोड़ना पड़ेगा।
तो देखिए नाम से भी आप लोग समझ रहे हो ना टारगेट एरिया क्या है, कि यहाँ से पेरेंट्स को मैसेज कन्वे किया जा रहा है और लड़कियों को ये बताया जा रहा है कि आप कैसे अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रख सकते हो। तो इस तरीके से एक अवेयरनेस जनरेट की जा रही है किस पे, जेंडर सेंसिटाइजेशन पर। यहाँ पर सोशल इश्यूज़ को टारगेट किया जा रहा है कि जैसे चाइल्ड मैरिजेस हो गई है कि पढ़ाई छुड़वा देते हैं बच्चियों के बीच में, क्यों? क्योंकि इसकी शादी करवा के इसे भेजना है। तो चाइल्ड मैरिजेस भी हो रही है, तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया गया है। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लड़कियों से रिलेटेड सारी बातें यहाँ डिस्कस की गई है। जो डाउरी सिस्टम है उसे भी डिस्कस किया गया है। सिर्फ इसकी मैगजीन्स नहीं आती, ये पोस्टर्स भी निकालते हैं। साथ ही में इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की 70 मूवीज़ है, 70 एनिमेटेड मूवीज़ आर रनिंग। 70 एनिमेटेड मूवीज़ आर रनिंग, जो आपके भी टीवी पर शायद से उपलब्ध होगी। तो एक बार आप भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए इस पर्टिकुलर मूवी को। एंड बांग्लादेश ने रिसेंटली एक गेम लॉन्च की है, दैट इज़ मीना गेम, जहाँ पर इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को यूज़ किया है एंड देन शी फाइट्स ऑल द ऑड्स इन दैट पर्टिकुलर गेम। तो ये बहुत अच्छा मुझे एक मेथड लगा है कि जो इन्होंने यूज़ किया है। अब राजस्थान में इसे कैसे अप्लाई किया जा रहा है, देखिए पूरे इंडिया में अप्लाई हो रहा है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही है, बट राजस्थान में किस फॉर्म में अप्लाई हो रहा है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो जो मीना राजू मंच है ये किसके लिए है? दिस इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th to 8th, ठीक है। 6th to 8th के लिए तो क्या है, मीना राजू मंच है। इसी के साथ एक और है गार्गी मंच, तो ये किसके लिए है? दिस इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th। अब आप पूछेंगे कि इस मंच में क्या होता है, वाई इज द वर्ड मंच यूज्ड हियर? सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड टू गर्ल्स। वहाँ पर वो इनैक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रामास कंडक्ट करते हैं, एक्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज सर्टेन गेम्स एंड प्रोग्राम्स, क्विजेज, जो सब ऑर्गेनाइज भी कौन करता है? लड़कियां ही होती हैं। बट मैं ये भी बता दूं कि हर क्लास का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि किस क्लास की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर क्लास 6th की है तो उसमें कहा गया है कि कमेटी बनेगी जिसमें 5 लड़कियां होगी और 2 लड़के होंगे, ठीक है। लड़कों को भी इंक्लूड किया गया है सो दैट उनके भी व्यूज़ जो है उस पर्टिकुलर एक्ट में इंक्लूड किए जा सके। तो इस तरीके से कुछ कमिटीज़ बनती हैं, स्कूल में ही बनती है, एंड दे ऑल पार्टिसिपेट इन दिस। कमेटी का जो हेड होता है यूजुअली कोई फीमेल टीचर होती है जिसे ट्रेनिंग दी जाती है इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे रन करना है उसके लिए। अगर किसी स्कूल में ऐसा है कि कोई फीमेल टीचर प्रेजेंट ही नहीं है या वो बहुत टाइम से लीव पर है, ऐसी कोई बात हो सकती है कि वहाँ पर फीमेल टीचर अवेलेबल नहीं है, तो किसी एक मेल टीचर को असाइन किया जाता है ये टास्क, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, बट दे आर सपोज टू रिपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट विद अनदर फीमेल अथॉरिटी। तो जो भी उनको असाइन किया गया होगा उन्हें जाकर रिपोर्ट भी करना है, उनसे चर्चाएं भी करनी होगी, ठीक है। तो ये पूरा इसका एक फॉर्मेट है। सर्वे में तो बस इतना मेंशन किया गया है कि कौन सी क्लासेस के लिए दिया गया, बाकी सारी बातें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। होप दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट इज देयर। सो दिस इज इनोवेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन। अब गर्ल्स एजुकेशन में ऐसा क्या इनोवेशन आ सकता है? तो यहाँ पर जो टाइटल है ना, इससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप इनोवेशन से क्या इसको रिलेट करोगे, कुछ चीज़ में साइंस से रिलेटेड होगा, कुछ लैब्स की बात होगी, ऐसा थॉट आता है। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें कहा गया है कि स्कीम है, वो कौन सी है? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कीम। क्या नाम है? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कीम, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। तो देखिए अब थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको नाम से। तो आत्मरक्षा की बात हो रही है, सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है। तो सेल्फ डिफेंस क्यों सिखाया जा रहा है? टारगेट ये है कि जो बच्चियों का एडमिशन तो हो गया, उसको कंसिस्टेंटली आप मेंटेन कर सके, ठीक है।
पर्पस क्या है, एनरोलमेंट हो गया, एनरोलमेंट के बाद रिटेंशन भी रहना चाहिए। ज़्यादातर ये होता है कि जैसे ही बच्चियाँ जो है वो टीनेज में आने लगती हैं, एडोलेसेंट फेज़ में आने लगती है, तो पेरेंट्स को एक डर रहता है कि बच्ची के साथ कहीं पर कोई घटना ना हो जाए किसी प्रकार की। इस डर से भी बच्चियों को भेजा नहीं जाता है। तो बच्चों को सेल्फ अवेयर करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप खुद को डिफेंड कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, अगर कोई घटना हो भी जाती है। पहली टारगेट तो हमारी यही है कि हम उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट दें कि ऐसी कोई घटना ना बने उनके साथ। बट अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रयत्न किया जाता है, सो दे शुड हैव दिस कैपेबिलिटी कि वो खुद का जो रक्षण है उसे कर सके। तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग कैसे हो रही है, किस फॉर्मेट में हो रही है? तो एक तो आपको जो रिसोर्स पर्सन होता है, ठीक है, ये रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग देंगे। किनको देंगे? छात्राओं को ये ट्रेनिंग देंगे रिसोर्स पर्सन। अब ये रिसोर्स पर्सन कौन होंगे? जो आपके स्कूल के फिजिकल एजुकेटर्स है वो होंगे। अब इनको खुद को ट्रेनिंग लेनी होगी किससे? मास्टर से। जो भी इस पर्टिकुलर, एक मास्टर असाइन किए जाएंगे हर पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो जो मास्टर असाइन किए गए हैं वो इस रिसोर्स पर्सन को ट्रेनिंग देंगे, और ये रिसोर्स पर्सन क्या करेंगे? जाकर फर्दर ट्रेनिंग देंगे छात्राओं को। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राजस्थान पुलिस एकेडमी का भी, बिकॉज दे आर प्लेइंग द की रोल, दे आर गोइंग टू बी द की रिसोर्स पर्सन। यहाँ पे जो मास्टर की बात हो रही है, सो द मास्टर्स विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग बाय द पीपल ऑफ राजस्थान पुलिस एकेडमी। ऑलराइट, moving on to the next scheme, fund for safety and security. So this is a special fund that has been attributed, किसके लिए दिया गया? for developing a safe environment for the students. तो ये कहा गया है कि इस पर्टिकुलर फंड के थ्रू स्कूल्स को ये गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, क्या मिनिमम उनके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। पहले ये होता था कि बस चार दीवारी खड़ी कर दी, वो स्कूल बन गई आपकी। बट अब हर बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, खिड़कियाँ कितनी होनी चाहिए, स्कूल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, इज़ इट इंक्लूजिंग एवरीवन, द इंफ्रास्ट्रक्चर रैम्प्स है या नहीं है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उससे फ्रेंडली वो स्कूल है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, उसके बाद में जो है पूरा स्ट्रक्चर जो वो है बनाया जाता है। इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि एक चाइल्ड राइट्स क्लब बनाया गया है। ठीक है, चाइल्ड राइट क्लब में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेज मेथड यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो है ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। तो ये जो चाइल्ड राइट्स क्लब है ये क्या क्या बताता है कि बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं और उन अधिकारों को आप छीने नहीं। इसी तरीके से एक मैटर रेस किया गया था कि जो वैकेशंस होते हैं, कि समर वैकेशन और विंटर वैकेशन में जो बहुत सारा होमवर्क दे दिया जाता है उसे बंद किया जाए। तो इस टॉपिक को भी रेज किया गया था चाइल्ड राइट्स क्लब में। एंड इसके अलावा एक बहुत अच्छी और खुश होने वाली बात ये है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट हुआ है। किस में हुआ है? सेफ स्कूल सेफ राजस्थान के प्रोग्राम में। ठीक है, क्या प्रोग्राम है? सेफ स्कूल सेफ राजस्थान। तो इसके अंडर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया था बिकॉज दे सेड दैट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दिस हैज बेनिफिटेड मोर देन 58 लाख स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सेफ स्कूल के अंडर ये था कि सभी स्कूलों में ये बताया गया था, कुछ ऐसे कंसेप्ट समझाए गए थे जैसे कि होते हैं गुड टच बैड टच। तो ये प्रोग्राम अभी हर स्कूल में रन हो रहा है। द चिल्ड्रन दे हैव बीन गिवन दिस ट्रेनिंग। आप इसको प्ले स्कूल में भी देखोगे, प्री प्राइमरी लेवल पे देखते हो, प्राइमरी लेवल पे भी ये ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इनफैक्ट सेकेंडरी में भी ये गुड टच और बैड टच का जो कंसेप्ट है इसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के लिए उसके लिए रन कर रहे हैं, और एक ये फंड क्रिएट किया गया था जो इसको फाइनेंस करता है। अब क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। बालिकाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी हो, ज्ञान हो कि पैसों का यूज़ कैसे करना है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है।
उनसे पहले टीचर्स और जो उनकी वार्डन्स हैं उन्हें दी जा रही है ये ट्रेनिंग। कुछ स्टेट लेवल ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट की गई थी और कुछ सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज हुए थे विद इन द स्कूल्स। तो फिलहाल इसे कहाँ से शुरू किया गया है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय से इसे शुरू किया गया है। कौन सी छात्राओं को ट्रेनिंग दी जा रही है? 9th to 12th। सो 9 से 12वीं की जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में केवल डेटा में यही चीज़ें लिखी गई है सर्वे में कि कितनी स्कूल्स है जो रन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ आंगनवाड़ी, कितनी है जो अपर प्राइमरी के फॉर्म में रन कर रही है एंड कितनी है जो प्राइमरी लेवल पे रन कर रही है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि कितनी स्कूल्स जो है वो फंक्शनल है। सो दिस डेटा इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैंने इंक्लूड किया था बिकॉज आपके माइंड में आएगा कि ये मैम ने स्किप कर दिया, बट आई हैव नॉट स्किप्ड दिस। इसमें सिर्फ डेटा है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएगी, कोई रैंडम नंबर आपको नहीं दिया जाएगा कि स्टेट में इतनी प्री प्राइमरी स्कूल्स है। सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मॉडल स्कूल। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि राज्य में कितनी मॉडल स्कूल्स एट प्रेजेंट है। सो द नंबर दैट वी हैव गॉट इज 134। ठीक है, तो 134 तो कैसी स्कूल्स है? स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स है जो रन कर रही है। टोटल कितनी है? 134। अब ये स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स नाम क्यों किया है? तो सबसे पहले ये स्कूल्स क्या है? इंग्लिश मीडियम है कम्प्लीटली। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है। यहाँ पर ऐसी एक तो साइंस टीचर होगी ही जो CBSE दिल्ली से एफिलिएटेड है। ठीक है, ऐसी एक साइंस टीचर यहाँ पर ज़रूर होगी जो कहाँ से एफिलिएटेड है? CBSE दिल्ली से एफिलिएटेड है। एंड जो करिकुलम है वो कैसा होगा? वो NCERT बेस्ड करिकुलम होगा जो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करना है, तो ये भी कहा गया है कि मिनिमम 55% किसके लिए रिजर्व्ड होगा? गर्ल्स के लिए। मिनिमम 55% विल बी रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स। ठीक है, 55% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड रहेगी किसके लिए? गर्ल्स के लिए। कुछ ऐसे ये मॉडल स्कूल्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज कर रही है, जैसे कि सिरोही में ऑर्गेनाइज किया गया था योगा ओलंपियड। तो ओलंपियड क्या होता है? क्विज कॉम्पिटिशन होता है। आप जो एग्जाम्स देते हो आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सेम फॉर्मेट में एक ओलंपियड होता है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योगा। तो एक ऐसा ओलंपियड ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पर योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। सो दिस इज ऑल दे हैव मेंशन इन द मॉडल स्कूल। लेट अस मूव फॉरवर्ड। दिस इज स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड शाला दर्पण। देखिए, शाला दर्पण एक पोर्टल है ना, एक वेबसाइट है। अब नाम क्या है? शाला। शाला मीन्स स्कूल, दर्पण मिरर। तो एक ऐसा पोर्टल है जो हमें स्कूल्स की पूरी जानकारी दे रहा है। कैसी जानकारी दे रहा है? कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कूल्स में जो स्कीम्स चल रही है, जैसे मैंने कहा फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर स्कूल को ये अपडेट करना होगा कि कितनी टेक्स्ट बुक्स उन्होंने बांटी है, कितने बच्चों के पास गया है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जितनी भी स्कीम्स है। ठीक है, ओवरऑल सभी का। आप मान लीजिए पालनहार योजना है, राजश्री स्कीम है, आपने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन दी है, उसकी जानकारी। देखिए, मैं आपको एक पोर्टल की भी पिक दिखाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द पोर्टल लुक्स लाइक। ठीक है, देखिए, शाला संवाद, इंटर्नशिप, ये फ्री टेक्स्ट बुक, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, शाला संबल, इसका भी ऐप है। तो यहाँ से क्या है, जो पर्टिकुलर स्टाफ, देखिए वर्ड क्या दिख रहा है आपको? स्टाफ लॉगिन। तो जिसके पास भी इसका एक्सेस है शाला दर्पण का, ये क्या करेंगे? अपनी डेटा एंट्री करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ से जो गवर्नमेंट है वो इसे ट्रैक कर सकती है कि हाँ कितना जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितने लोगों को हमारी फंडिंग पहुँच रही है। एंड दिस इज़ ऑल्सो बैक्ड अप बाय द डॉक्यूमेंट्स, कि ऐसा नहीं है आपने बस डाल दिया कि मैंने 10 बच्चों को एनरोलमेंट दिया है। यू हैव टू सपोर्ट इट विद सम, यू हैव टू बैकअप विद सम डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका एविडेंस जाएगा कि हाँ इतने एनरोलमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट इट इज़ फॉर द पीपल हु आर मैनेजिंग दिस स्कीम्स। इसी की तरह आगे हम एक और देखते हैं। दिस इज शाला सिद्धि। तो अगेन व्हाट इज सिद्धि? सिद्धि इज
अचीवमेंट, कुछ आपने जिसको अचीव किया हो, ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम सिद्धि, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज एन इवैल्यूएशन प्रोग्राम सो बेसिकली दिस इज़ एन इवैल्यूएशन प्रोग्राम जहाँ पर कुछ स्कूल्स का तो सेल्फ इवैल्यूएशन हुआ है कि उन्होंने खुद इवैल्यूएशन में अपने आप को रैंक दिया। नाउ वी डोंट नो हाउ मच ट्रू दे वर इन गिविंग अ रैंकिंग, बिकॉज जब खुद की बात आती है तो हम खुद को जनरली 10/10 दे देते हैं, वी आर नॉट क्रिटिकल फॉर अवर सेल्व्स। बट जहाँ पर किसी और को रैंकिंग देने की बात आती है तो कुछ जगहों पर जो है कुछ स्कूल्स में एक्सटर्नल इवैल्यूएशन किए गए थे, जहाँ पर इवैल्यूएटर्स गए थे स्कूल को पूरी तरीके से उन्होंने देखा एंड देन दे इवैल्यूएटेड। तो इवैल्यूएशन के एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, उसके आधार पे देखा जाता है कि ये स्कूल जो है वो कैसे रन कर रही है। यहाँ पर एजुकेशन को भी देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा जाता है। सो ओवरऑल एवरीथिंग हैज़ बिन इवैल्यूएटेड। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उन्हें देखा जाता है कि वो कैसा है। सो लेट अस सी कि ये क्या बता रही है। देखिए ये जो प्रोग्राम है कौन रन करता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली में इवैल्यूएशन करवा रही है। अब देखिए इसमें इन्होंने कुछ डोमेन्स मेंशन किए हैं, ठीक है। ओवरऑल कितने हैं, वी हैव 7 डोमेन्स ओवरऑल। सबसे फर्स्ट क्या है, रिसोर्स ऑफ स्कूल। देन वी हैव टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि रिसोर्सेज में तो आ गया कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपको पढ़ाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक बोर्ड ही नहीं है तो टीचर कहाँ लिख के समझाएगी। तो एक बहुत बेसिक चीज़, अगर मैं अभी डिजिटल बोर्ड की तो उम्मीद नहीं कर रही, बट ब्लैक बोर्ड तो होगा ही होगा स्कूल में। चौक हो गए, पानी की व्यवस्था है या नहीं। सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। देन वी हैव टीचर, लर्निंग एंड असेसमेंट। तो जो इवैल्यूएशंस किए जा रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। ये ना हो कि एक स्कूल जो है वो अपने बच्चों को यूं ही पास कर रही है, ठीक है, इवैल्यूएशन पे, क्योंकि अल्टीमेटली तो बोर्ड एग्जाम्स होगी। बच्चे को अगर कुछ नहीं आता, आपने तो उसे 90 आउट ऑफ 100 दे दिया एग्जामिनेशन में, बट बोर्ड एग्जाम्स में उसका रिजल्ट क्या रहेगा अगर उसे एक्चुअली में नहीं आता कुछ। तो उनके इवैल्यूएशन को भी देखा जा रहा है। देन वी हैव लर्नर्स प्रोग्रेस अटेनमेंट, we have managing teacher performance, we have school leadership and management, inclusion, health and safety। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, इंक्लूजन में मैंने कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसेबल फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। तो वहीं पर इंक्लूसिविटी की बात आती है। इंक्लूसिविटी में ये भी आता है कि कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जिन्हें पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, जैसे कि ऑटिज़म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो उन्हें भी इंक्लूड किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में या नहीं। देन वी हैव हेल्थ एंड सेफ्टी। ओपन टैंक तो नहीं है कि आप पानी की व्यवस्था तो आपने कर दी, आपने एक सीमेंट का टैंक बनवा दिया जिसमें पानी भरता रहता है, बट वो क्लीन है या नहीं, जो आपको कहीं पे पता चले कि आपके टैंक में तो नीचे मिट्टी भरी हुई है या उसमें मच्छरों के कीड़े जो होते हैं, लार्वा होते हैं, वो उसमें पनप रहे हैं, तो कहीं ऐसा पानी तो नहीं दिया जा रहा बच्चों को। तो ये सारी चीज़ों का जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। एंड डोमेन 7 वी हैव प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, राइट। आपकी स्कूल भी आपको लेकर जाती होगी अलग अलग जगह पर विजिट्स करवाने के लिए, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में उनका क्या रोल है, आर दे प्रमोटिंग स्टूडेंट्स कि हाँ आप स्पोर्ट्स में तो आगे जाइए, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, मे इट बी मे इट बी सिंगिंग, डांसिंग, इलोक्यूशन, कुछ भी हो सकता है, एनी एक्टिविटी। आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हो या नहीं कर रहे कि वो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स से जाकर उस चीज़ में compete करें। सो दीज आर ऑल द डोमेन्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द शाला सिद्धि पोर्टल। ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या है, टीचर परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम। अब ये भी स्टूडेंट के लिए नहीं है, इसे कौन फील करता है, जो पर्टिकुलर स्कूल का हेडमास्टर होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो इसे फील करते हैं अगेन ऑन द सेम पोर्टल एंड देन दे अपलोड इट ऑन द शाला दर्पण वेब पोर्टल। यहाँ पर टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि हेडमास्टर को ही पता होगा कि पर्टिकुलर टीचर की परफॉर्मेंस क्लास में कैसी है। देखिए टीचर सिर्फ आके पढ़ा कर नहीं चले जाते,
है ना, उनका बच्चों से इंटरेक्शन होना चाहिए। और साथ में ये भी देखा जाता है कि टीचर कितने इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ कर रही है। एक तो ये बात हो गई कि मैंने ना इस बोर्ड पे सब कुछ लिख के आपको समझा दिया, एक ये हो गया कि मैं कुछ समझा रही थी आपको, मैंने इस तरीके से कुछ डायग्राम बना दिया, जैसे मैंने रिसेप्टर क्लास में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, राइट। तो ये थोड़ा इनोवेटिव हो जाता है। इसके 2 स्टेप आगे बढ़कर अगर मैं आपके सामने एक 3D मॉडल भी लेके आ जाऊँ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप और बेहतर तरीके से उसको समझोगे। सो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, एंड वहीं से जो हेडमास्टर है इसे इवेल्युएट करते हैं और जो शाला दर्पण पोर्टल है वहाँ पर इसे वो पोस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर इतनी सी बात सर्वे में बोली गई है कि जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम था 2020 उसके अंदर, एंड साथ ही में जो निपुण भारत मिशन है उसके अंदर बेसिक न्यूमरेसी जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए कहाँ पे, क्लास 1 to क्लास 5 के लिए। तो टीचर्स को जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि क्लास 1 to 5 के बच्चों को कैसे बेसिक न्यूमरेसी में वो और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो ऑल दोज ट्रेनिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू टीचर्स। तो यहाँ पर सिर्फ ये डेटा मेंशन किया गया है कि इतने सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी, ऑलराइट। तो यहीं पे हमारा एलिमेंट्री सेक्शन का जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास हमारी आगे रहेगी सेकेंडरी सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या योजनाएं हैं। हिट द लाइक वीडियो इन केस यू ऑल लाइक्ड द वीडियो, एंड सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द सिद्धार्थ एडटेक ऐप इन ऑर्डर टू गेट द PDF नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। आप अपने फीडबैक्स भी मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके कुछ अगर आइडियाज़ है तो वो भी आप शेयर करिए। सो इवन आई एम विलिंग टू इम्प्रूव। I'll consider all your comments and your feedbacks. It is very important for the development of a teacher as well. So provide your feedback in the comment section. Alright. Thank you so much. Have a good day.